स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट यूरिनरी सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करता है, यूरिन कैसे बनता है। तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो ज़्यादा काम करता है, मतलब ज़्यादा मेन यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और कैसे वो काम करता है। हालांकि सभी अपना अपना काम, जितने भी हमारे ऑर्गन है वो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन मेन जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है आज हम ये देखेंगे इसमें। तो एनाटमी हमने देख ली थी, इससे पहले जो वीडियोस पढ़े थे वो आपने देख लिए थे। तो अभी हम इसमें फिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ी थोड़ी एनाटमी भी आएगी आपकी, थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगा। तो जो नेफ्रॉन की डेफिनेशन है वो है कि जो नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है, एक ये होता है कि नेफ्रॉन इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यानी कि एक सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है अपने किडनी का, जो कि कैसे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ ग्लोमुलस एंड इट्स एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स। मतलब इसमें क्या क्या रहता है, ग्लोमुलस रहता है। ग्लोमुलस जो इसके अंदर होता है मटेरियल, उसको बोलते हैं ग्लोमुलस, जो कि कैपिलरीज का एक बंच सा, गुच्छा सा हो जाता है। तो ग्लोमुलस रहता है और ट्यूब्यूल रहता है। ये देखिए, ये जो ट्यूब है इससे मिलके ये बनता है क्या, नेफ्रॉन, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है, थ्रू विच द ग्लोमुलस फिल्ट्रेट पासेस बिफोर इट इमर्ज एज यूरिन, ठीक है। तो ये जो ग्लोमुलस है ये आगे को बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। यही ग्लोमुलस जब यहाँ पे आता है ना ट्यूब्यूल्स में, तो इसको आप सब्सटेंस, मटेरियल कुछ भी समझ लीजिए, तो इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, जैसे कि, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेट बोलेंगे, ये लिखा है ना फिल्ट्रेट, जो कि क्या होता है, ये पास होता है ट्यूब्यूल में, और ट्यूब्यूल में पास होते होते मतलब ये यूरिन के बनने से पहले, कलेक्टिंग डक्ट में जाने से पहले क्या करता है, ये इस तरीके से ये यहाँ से पास होता चले जाता है यूरिन के फॉर्मेशन से पहले, ठीक है। यूरिन के बाहर निकलने से पहले ये अपना इस तरीके से अपना प्रोसेस करता है। फिर इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बोमेन कैप्सूल क्या होता है, वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में, ठीक है। आउटर पेराइटल लेयर, अब इसमें जो बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर पेराइटल लेयर, जो सबसे बाहर की होती है। इट इज़ मेड ऑफ एपिथेलियल सेल। तो बेटा ये नेम तो आपको याद करने पड़ेंगे कि जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो एपिथेलियल सेल से बनी होती है, जिसमें क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट पोर्स होते हैं, यानी कि छिद्र जिसे बोलते हैं ना, वो होते हैं, जो कि 12 नैनोमीटर के होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं, और जिनकी जो ओपनिंग होती है वो कितनी होती है, 12 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। और जो इसका मिडिल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बीच वाली जो मेम्ब्रेन होती है, उस वो जो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि वो कुछ जो पार्टिकल होते हैं उसके लिए वो सिलेक्टेड जो पार्टिकल होते हैं उसको वो क्या कर लेती है, छानने का काम कर लेती है। मतलब इस तरीके की बनी होती है कि उससे वो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, छन जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर है इनर विसरल लेयर। तो जो अंदर की जो लेयर होती है वो किससे बनती है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल से बनती है, ठीक है। जो मतलब ये जो नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जो बड़े न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं उससे वो बनी होती है, उसको बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। पोडोसाइट बोलते हैं विच बियर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मतलब वो क्या करते हैं, ऐसे जो फिंगर की तरह, उंगलियों की तरह उसमें प्रोजेक्शन निकले होते हैं, उभार निकले होते हैं, जिसको कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोडोसिल बोलते हैं। आया समझ में। तो ये पोडोसिल की तरह एक्टोपस लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे यहाँ बोला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसी को वो जो उसको क्या बोलते हैं, जो उभार निकले होते हैं इस तरीके से, उसको उसको बोलते हैं पोडोसिल, ठीक है। अब होता है नेफ्रॉन, क्या है वो आपने देख लिया था, ये आपको डेफिनेशन के साथ ही लिखना पड़ेगा, थोड़ा आगे पीछे स्लाइड हो रही है। तो नेफ्रॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, ये आपने देख लिया था, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है, सबसे छोटी, और किडनी में जो काम करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है, कहने का मतलब स्ट्रक्चर होता है। और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कंपोज्ड ऑफ किससे बना होता है, रीनल कैप्सिकल और रीनल ट्यूब्यूल, जो कि अभी आपने देखा था, ठीक है। उससे ये मिलके बनता है, रीनल कैप्सिकल और रीनल ट्यूब्यूल, ठीक। द वर्ड नेफ्रॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये किससे नेफ्रॉन जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, जो है नेफ्रोज, मतलब कि नेफ्रोज वर्ड से ये लिया गया, जो ग्रीक का है, उसका मतलब होता है किडनी, ठीक है। देयर आर अबाउट मिलियन ऑफ नेफ्रॉन इन द ईच ह्यूमन किडनी, मतलब हर एक ह्यूमन किडनी में लाखों मिलियन जो होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं, बहुत ढेर सारे जो लाखों में होते हैं, ठीक है।
इसका फंक्शन क्या होता है? जो इसका पहला फंक्शन, जो प्राइमरी फंक्शन होता है नेफ्रॉन का, वो होता है रिमूवल ऑफ ऑल वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी वेस्टेज होता है बॉडी से उसको बाहर निकालने का। रिमूव मतलब निकालना, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो भी हम खान पान हमारा होता है, चाहे खाना पीना जो भी, तो उसके बाद जो वेस्टेज होता है, जो कि जितना हमारे बॉडी को चाहिए उसमें से न्यूट्रिएंट ले लेगा, लेकिन जो अपच वाला होता है, अपचा वाला जो जो होता है ना, वो बाहर निकलेगा। तो उसी को बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मेडिकेशन का वेस्टेज हो या हमारे खाने पीने का हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? सॉलिड वेस्ट आ जाते हैं और अदर एक्सेस वाटर आ जाता है फ्रॉम द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी का ज़्यादा वाटर होता है ना, जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना तो रह जाएगा और जितना नहीं चाहिए वो बाद में निकल जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला काम तो क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑल वेस्टेज। उसके अलावा है कन्वर्टिंग ब्लड इनटू द यूरिन। दूसरा काम इसका है यूरिन को कन्वर्ट करना, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ नंबरस सब्सटेंस। तो इसका काम क्या होता है? देखिए, रीअब्जॉर्ब किया इसने, रीअब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या किया? जो चाहिए रखा, बाकी उसको बाहर कर दिया, सिक्रीट किया, और उसके बाद उसको एक्सक्रीट किया, बहुत मतलब यूरिन के फॉर्म में उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं होते हैं। एज द ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस विथ हाई प्रेशर। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर जो होता है वो आता है। कैसे आएगा? देखिए, जो ग्लोमेरुलस होता है विथ हाई प्रेशर, द स्मॉल मॉलिक्यूल आर मूव इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक है। अब ये देखिए, जो है एफरेन आर्टरीज है, ये आर्ट्रियोल है, यहाँ से जब ब्लड यहाँ पे आएगा तो बहुत फोर्स के साथ आता है, तो वहाँ पे ये हाई प्रेशर होता है, बोला है ना। ग्लोमेरुलस में जब वो आता है तो उसमें हाई प्रेशर होता है, और उसमें से क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। तो ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं? जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये कहाँ के लिए मूव करते हैं? ये ग्लोमेरुलर जो कैप्सूल होता है इसकी ओर को वो जाते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। एंड ट्रेवल थ्रू अ वाइंडिंग सीरीज ऑफ ट्यूब, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो नीचे ट्यूब है इसकी ओर को वो आगे मूव हो जाते हैं, ट्रेवल करने लगते हैं। आया समझ में? तो ये जब हाई प्रेशर कैसे होगा? क्योंकि ये ओपन, इसकी जो ल्यूमन है वो चौड़ा है इन कंपैरिजन टू इफरेन आर्ट्रियोल। तो जब यहाँ से ब्लड आएगा बॉडी से, जो भी हमारी रीनल आर्टरी है, वहाँ से रीनल आर्ट्रियोल में गया, उसी की ब्रांच होती है। उसके बाद यहाँ पर ब्लड आएगा, बहुत फोर्स के साथ आएगा, और यहाँ पे वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एकदम से निकल नहीं पाएगा, जितने फोर्स से वो आ रहा है उतने फोर्स से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इसका ल्यूमन क्या है? इसके कंपैरिजन में जो ये एफरेन आर्ट्रियोल है, यानी कि जो लेने वाली है, अंदर आ रही, ए फॉर अंदर है ना, और ई फॉर एग्जिट, ई फ्रेंड याद कर लीजिए, एफरेन और ई फ्रेंड फॉर एग्जिट यानी कि निकलना, और ए मतलब अंदर, ऐसे करके याद करने के लिए कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड भर गया, इसने भेज दिया, यहाँ पे ये लेके आ गई एफरेन आर्ट्रियोल। अब यहाँ पे ढेर सारा प्रेशर, ये प्रेशर के साथ आया, तो क्या हुआ? प्रेशर के साथ आया तो वो जो मूव करने लगे, उसके प्रेशर उन पे लगा, तो जो स्मॉल पार्टिकल थे वो कहाँ जाने लगे? ट्यूब्यूल की ओर को जाने लग गए, ठीक है। और ये इसमें ये जो है, यहाँ पे प्रेशर कम होगा और थोड़ा ब्लड यहाँ को भी जाएगा, और उसमें कौन कौन से पार्टिकल होंगे जो कि आगे को मूव नहीं कर सकते, बड़े वाले, ठीक है। अब देखिए, अभी नेफ्रॉन होते कितने टाइप के, ये भी आ सकता है आपके एमसीक्यूज में, कि नेफ्रॉन कितने टाइप से होते हैं? दो टाइप से होते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कि कॉर्टिकल एरिया में रहता है, ठीक है। तो दीज आर द नेफ्रॉन्स प्रेजेंट विद इन द कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स में रहने वाले होते हैं उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, क्योंकि ये कॉर्टेक्स एरिया है ना, तो कॉर्टेक्स एरिया में रहने वाले को इसी के नेम से कॉर्टिकल बोल देते हैं, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया। दीज आर शॉर्ट। अब ये कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और कंपेरिजन छोटे होते हैं, एंड कंप्राइजेज अबाउट 80% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन। यानी कि एक किडनी में जितने भी नेफ्रॉन होते हैं उसके 80% तो यहीं पे होते हैं, कॉर्टिकल एरिया में, ठीक है। यानी कि कॉर्टेक्स एरिया में 80% नेफ्रॉन होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला है, देखिए, ये वाला, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए, अब ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है दूसरा टाइप, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये देखिए, यहाँ तक पहुँच गया इसका लूप ऑफ हेनले। ये है एक नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी, और ये इसका बॉबन कैप्सूल हो गया, ये इसका ट्यूब्यूल हो गया, ये पूरा इसका नीचे तक का डीप है,
डीप हो रहा, डूब रहा है किसमें, मेडुला वाले में, ठीक है। ये रीनल मेडुला है डार्क कलर का, और ये लाइट कलर का क्या है, कॉर्टेक्स, हमने एनाटॉमी में देखा था। इन दोनों के बीच वाला ये क्या कहलाता है, जंक्शन हो गया दोनों के। तो ये जो ऊपर है ये कॉर्टिकल हो गया, और जो नीचे तक पहुंच रहा है वो मेडुलर, ये कॉर्टेक्स वाला हो गया जो कॉर्टिकल एरिया में है, कॉर्टेक्स एरिया में कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो जो नीचे तक गया है मेडुला तक वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहेंगे, ठीक है। दीज हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। तो इनका क्या होता है, ये जो हेनले वाला जो लूप होता है, लूप ऑफ हेनले जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। एंड एक्सटेंड इनटू द मेडुला, जो कि कहाँ तक जाता है, मेडुला तक जाता है, ठीक है। दीज आर अबाउट 20%। ये कितने होते हैं, 20%। 80% तो हमारे ये वाले होते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर में ये होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और 20 नंबर में कौन से होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लीजिए, अब 1 बाय 1 आप इसको समझा दीजिएगा कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो पहले आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखिए। नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन क्या है, पहले उसके बारे में लिखेंगे। लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो वेरिंग फ्रॉम 35 टू 55 लॉन्ग, ठीक है। यानी कि वेरी करती है, मतलब ये अलग अलग होती है ना, 35 से लेके 55 तक की लंबाई वाली इसकी लंबी ये होती है, ठीक है। एट वन एंड द ट्यूब इज क्लोज, ठीक है। एक एंड पे जो होता है ट्यूब क्या रहती है, क्लोज हो जाती है। देखिए ये जैसे गया ना, यहाँ पे क्या होगी, क्लोज होगी, तब ये बोमन कैप्सूल बनता है ना। तो ये जो होती है एक एंड पे क्लोज होती है। द ट्यूब इज क्लोज एंड फोल्डेड, फोल्डेड कैसे, इस तरीके से, ठीक है। एंड एक्सपेंडेड, और एक्सपेंड मतलब फैली हुई, इनटू अ डबल वॉल, किससे, डबल वॉल से। तो जो कैसा होता है, कप लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे ना, ये कैसा होता है, ये जो ट्यूब होती है एक एंड पे इसकी जो इसका जो एक एंड होता है यहाँ पे ये क्लोज हो जाती है, और ये कैसी बन जाती है, फैल जाती है और डबल इसमें लेयर हो जाती हैं, ठीक है। डबल लेयर हो जाती है, और कप के शेप की होती है। कप देखा होगा ना, चाय पीने वाला कप इस तरीके से फैला हुआ रहता है, तो उसके शेप की होती है। इसीलिए ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्लोज होती है, एक्सपेंडेंट फैली हुई होती है, डबल वॉल होती है इसमें, और कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं। और रीनल कैप्सिकुलर कैप्सूल, इसी को क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सिकुलर कैप्सूल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। विच इनक्लोज अ क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसको कि ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। इसके जो ये किसको क्लोज, मतलब किसके चारों तरफ रखते हैं, जो क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको कि मैंने बोला था ग्लोमेरुलस, है ना। इसको ये कैपिलरीज का गुच्छा सा होता है, जो बॉल के शेप में इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए यहाँ पे तो इस तरीके से आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना। तो ये बॉल लाइक का स्ट्रक्चर जो बन जाता है ना, एक बॉल की तरह, यही जो होते हैं ब्लड कैपिलरीज, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक। क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स, मतलब क्लस्टर मतलब एक दूसरे के साथ क्लस्टर फॉर्म में जमा हो, मतलब एक गुच्छे के रूप में हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और दिस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द रीनल कैप्सूल, ठीक है। और यही जो कैप्सूल होता है, यानी कि ये जो बाहर का जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल से समझ रहे हैं ना आप, जब भी कोई उसके संग अंदर कुछ चीज़ रखते हैं तो उसके बाहर की कवरिंग होती है, उसको कैप्सूल बोलते हैं। जैसे कि आपने मेडिकेशन में भी देखा होगा, कैप्सूल खा लो बोलते हैं ना, कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है, बाहर का कवर होता है, उसके अंदर का जो कुछ मटीरियल होता है, जो कि हमारे जब हम लेते हैं उसको, तो वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है स्टमक में, तो वो अपना काम करने लगता है वो कैप्सूल। तो यहाँ पर भी कैप्सूल से मतलब समझ लीजिए कि ये ग्लोमेरुलस के चारों तरफ रहता है, तो इसलिए इसको कैप्सूल बोलते हैं। तो जो ये कैप्सूल जो होता है और ग्लोमेरुलस, इससे मिलके क्या बनता है, रीनल कैप्सूल कॉर्पस्कल, ठीक है। ये इसको बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये है रीनल कॉर्पस्कल, ये वाला, ठीक है। ये जो कैपिलरीज हैं, ये सॉरी ग्लोमेरुलस है, और ये रीनल ट्यूब्यूल है, इन दोनों से मिलके ये बन रहा है यहाँ पर। ये भी इन्हीं का एक पार्ट होता है, रीनल कॉर्पस्कल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कंप्राइजेस 2 मेजर पोर्शन। और जो स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, वो 2 मेजर पोर्शन से बनता है। एक होता है रीनल ट्यूब्यूल, ये वाला देखिए। 2 मेजर पोर्शन कौन कौन से हो गए इसके नेफ्रॉन के, एक तो हो गया ये ट्यूब हो गई, और दूसरा क्या हो गया, रीनल कॉर्पस्कल, ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए रीनल कॉर्पस्कल, तो रीनल कॉर्पस्कल के बारे में पढ़िए आप। इसमें लिखा है कि द रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोमेरुलस सराउंडिंग बाय द बोमन कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल जो होता है वो, उसमें क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलस
होगा उसमें, वही जो मटेरियल है, ठीक है, जो ब्लड बंच है, उसके चारों तरफ क्या होगा, सराउंडेड बाय अ बोमन कैप्सूल। जो किससे सराउंडेड रहता है, जो उसके चारों तरफ क्या रहती है, बोमन कैप्सूल रहता है, ठीक है। रीनल कॉर्पस्कल कैसे बनता है, ग्लोमेरुलस से और बोमन कैप्सूल से मिलके बनता है, ठीक है, यानी कि वो उसको चारों तरफ से घेर के रखती है, उसी को रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, द ग्लोमेरुलस अराइज फ्रॉम एन एफरेन आर्टरियोल्स, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, ये कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती है एफरेन आर्टरियोल से, यानी कि ये जो बंच बना हुआ है, गुच्छा सा बना है ब्लड का, ये कैपिलरीज का, छोटी छोटी महीन महीन ब्लड वेसल्स को कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से अराइज होती हैं, एफरेन आर्टरियोल से, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, एन एम्प्टीज इनटू एन एफरेन आर्टरियोल। और एम्प्टी कहाँ होती है, यानी कि यहाँ से ये निकल के आ रही है बोमन कैप्सूल में, इसमें ब्लड आ रहा है। अब ये क्या करती है, जाती कहाँ पे है, ये एफ्रेन आर्टरियोल में, ईफ्रेन आर्टरियोल में इसका ब्लड एम्प्टी होता है, यानी कि यहाँ से आ गई, ये फिल हो गई। अब ये कहाँ पे खाली होती है, इसको कौन रिसीव करता है, ईफ्रेन आर्टरियोल। यहाँ से ईफ्रेन आर्टरियोल ने ब्लड को रिसीव किया इससे, ठीक है। द स्मॉलर डायमीटर ऑफ ईफ्रेन आर्टरियोल हेल्प द मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो जो स्मॉलर डायमीटर होता है ईफ्रेन आर्टरियोल का, जो ऐसे निकल रहा है ना इस साइड को, जो ब्लड लेके जाएगा, उसका डायमीटर कम होता है, छोटा होता है, पतला होता है ल्यूमन। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो होता है वो उतने फोर्स के साथ नहीं निकलेगा जितने फोर्स से वो आ रहा है। तो वो क्या हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी कि जो ब्लड का प्रेशर है उसको मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उसका डायमीटर कम है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। अब यहाँ पे देखिए रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल क्या होती है, अब ट्यूब के बारे में अभी तो आपने ग्लोमेरुलस के बारे में देख लिया है ना। अब ट्यूब कैसी होती है, लॉन्ग होती है, कॉन्युलेटेड स्ट्रक्चर होती है, ये लंबी होती है और घूमी हुई रहती है, और इमर्ज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ठीक है। और कहाँ पे मिलती हैं, ग्लोमेरुलस पे मिलती हैं, ग्लोमेरुलस से ये इमर्ज उसी में मिली हुई होती हैं। एंड कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन फंक्शन। और 3 पार्ट में ये बटी हुई होती है, किसके हिसाब से, अपने कामों के हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब से, जहाँ पे जो काम करता है, जैसे वो काम कर रहा है उसी के हिसाब से वो बटी हुई होती है, कि पहले वाले में क्या काम होगा, दूसरे में क्या काम होगा, तीसरे में क्या काम होगा, इस हिसाब से उसको 3 भागों में बांटा जाता है ट्यूब को, ठीक है, रीनल ट्यूब को। अब देखिए यहाँ पे द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल, यानी कि पीसीटी। तो पहला पार्ट को पीसीटी बोलते, क्यों बोलते, ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द ग्लोमेरुलस, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के पास होता है, इसको इसलिए इसको प्रॉक्सिमिटी के मतलब उसके पास होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब पास होता है, और क्या होता है, डिस्टल का मतलब दूर होता है, ठीक है। पी फॉर पास से भी याद कर सकते हैं आप, कि जो ग्लोमेरुलस के पास है उसको पीसीटी बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल। और इट स्टे इन रीनल कॉर्टेक्स, और ये कहाँ पे रहता है, रीनल कॉर्टेक्स पे, ठीक है, वहाँ पे ये रहता है, ठीक, मतलब कॉर्टिकल एरिया, मतलब आपको रहने का नहीं आया होगा ना समझ में, देखिए इस तरीके से देखिए आप, ये जैसे है ना ये। अब यहाँ देखिए ये पीसीटी है जो कि पास में है, ठीक है, ये है बोमन कैप्सूल, आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्यूब है, अब ये ट्यूब जब यहाँ इसके पास वाली को पीसीटी बोलेंगे, ये जो कॉन्युलेटेड हो गई, मुड़ भी गई है ना, तो ये पास वाली ट्यूब हो गई। और जो ये है ये इससे दूर वाली हो गई, ये 2 है ना ग्लोमेरुलस, एक ये है और एक ये है, ये कॉर्टिकल है, ये जक्स्टामेडुलरी है, मैं तो खाली इसमें आपको बता रही हूँ। चलिए इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, अब बड़ा वाले से देख लीजिए आप, ये वाले को देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बोमन कैप्सूल है और ये ट्यूब है, ठीक है। तो ये पहले वाले जहाँ पे यहाँ पे मोड़ होते हैं, इसको होता है, ये पीसीटी है जो इसके पास में है और ये मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और इसके नज़दीक होता है, और किससे किससे इमर्ज हो जाता है, इससे ग्लोमेरुलस से, ये ग्लोमेरुलस है अंदर। तो यहाँ का जो फिल्टर आएगा अब इसमें फिल्ट्रेट इस तरीके से, तो ये अपना काम करेगा, आया समझ में। तो ये है पीसीटी, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। और ये जो यहाँ पे बताती हूँ आपको, जो ये कॉर्टिकल एरिया है ना, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं जिसको, और ये मेडुला है, तो ये कहाँ रहता है, पीसीटी भी रीनल कॉर्टेक्स में। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आपके शायद मैंने दिया था, या फिर ये आता भी है कि कौन सा पार्ट जो है वो रीनल कॉर्टेक्स में रहता है और कौन सा पार्ट और रीनल मेडुला में रहता है। ये देखिए आप, इसमें बोमन कैप्सूल भी कॉर्टिकल एरिया में है, और पीसीटी भी कॉर्टिकल एरिया में है, और डीसीटी भी कॉर्टिकल एरिया में है कि नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये तीनों को याद कर लीजिए, ये कॉर्टेक्स एरिया में रहते हैं। लेकिन कौन रहता है, लूप ऑफ हेनले हमेशा, ये देखिए रीनल मेडुला में आ रहा है, किसका, जक्स्टा मेडुलरी का,
ठीक है ना। इसका भी थोड़ा पार्ट आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जक्स्टा मेडुलरी का डीप तक का पहुंचा रहता है। इसका भले ही थोड़ा सा टच हो जाएगा कॉर्टिकल वाले का, लेकिन मेडुलरी जो जक्स्टा मेडुलरी उसका डीप में जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि बोमेन कैप्सूल और पीसीटी और डीसीटी कहाँ रहेंगे, कॉर्टिकल एरिया में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे सॉर्ट आउट हो गया। तो यहाँ कहाँ पे पहुँचे थे, ये है ना। तो सेकंड पार्ट को क्या, नहीं ये यहाँ पे पहुँचे थे हम लोग ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ रहे थे। ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द ग्लोमेरुलस, अब ये ग्लोमेरुलस के पास होता है इसलिए इसको पीसीटी बोलते हैं। इट स्टे इन रीनल कॉर्टेक्स, देखिए लिखा है ना, ये कहाँ पे रहता है, रीनल कॉर्टेक्स में, जो मैंने अभी आपको दिखाया लाइट वाले पार्ट पे ये मिलता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, यानी कि जो सेकेंड पार्ट होता है ना ट्यूब का, उसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, और इसी लूप ऑफ हेनले को नेफ्राइटिक लूप भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज इट फॉर्म अ लूप डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये जो लूप है ना, ये इसको इसलिए लूप बोल रहे हैं क्योंकि ये किसके साथ है, दो लिम्ब होते हैं इसके, एक तो होता है डिसेंडिंग जो नीचे उतर रहा, और एक होता है असेंडिंग जो ऊपर चढ़ रहा। ठीक है, तभी तो यू शेप का बनता है ना इस तरीके से। तो जो नेफ्राइटिक लूप होता है ये दो सेगमेंट होते हैं, या दो सेगमेंट बोल सकते हैं, या दो लिम्ब्स बोल सकते हैं, जो कि होता है डिसेंडिंग और असेंडिंग, एंड देन गोज थ्रू द रीनल मेडुला, जो कि कहा जाता है रीनल मेडुला तक टच होता है या पहुंचता है, ऐसा आप बता सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड पार्ट हो गया रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल। तो थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल के, वो होते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि दूर है। एंड दिस पार्ट इज अ क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू द रीनल कॉर्टेक्स। देखिए ये लिखा है ना, ये वाला पार्ट भी क्या रहता है, रीनल कॉर्टेक्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, यानी कि वहीं तक ये सीमित रहता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है, ये देखिए, ये है रीनल कॉर्टेक्स एरिया, ये है आउटर मेड्यूला, और ये है इनर मेडुला। ये आउटर मेडुला इसलिए बोल रहे क्योंकि ये जो मेडुलरी एरिया है, तो ये मेडुला में ये बहुत अंदर घुसा हुआ इनर हो गया, और जो इसके जस्ट ऊपर है इसको आउटर मेडुला इसलिए बोला है। ठीक है, और ये कॉर्टेक्स एरिया है जो आपने देखा था पिरामिड में जो हल्का था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्लोमेरुलस है, और ये पीसीटी है, और ये डीसीटी है, सब किस में रह रहे हैं, कॉर्टेक्स एरिया में। ठीक है, और जो ये लूप ऑफ हेनले ये कहाँ तक जा रहा है, इनर मेडुला तक। ठीक है, इनर मेडुला या मेडुला तक आप बोल सकते हैं, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और ये देखिए लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, एक डिसेंडिंग वाला लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये कैसा होता है, थोड़ा पतला होता है इन कंपैरिजन टू असेंडिंग। देखिए असेंडिंग थोड़ा चौड़ा है और ये वाला थोड़ा पतला है, इसलिए ये पतला है तो इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, H2O। ठीक है, ये H2O की परमेबिलिटी रहती है, यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे क्या रहता है, ये इम्परमेबल होता है ये H2O के लिए। आगे मैं दिखाती हूँ आपको। तो जो द कैपिलरी ऑफ द ग्लोमेरुलस आर इनक्लोज बाय द कप like structure called the Bowman capsule. This structure extend from the highly coiled tubule जिसको PCT बोलते हैं। PCT कंटिन्यू करता है from the loop of Henle which ascending to DCT, जो कि क्या होता है, अब चढ़ता है तो वो DCT को बनाता है। PCT किसको फॉलो करता है, वो लूप ऑफ हेनले को। ठीक है, पीसीटी के बाद क्या आता है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद क्या आता है, डीसीटी। ठीक है, तो ये डीसीटी को जो चढ़ता हुआ जो असेंडिंग जो लिम होता है लूप ऑफ हेनले का, उसके बाद क्या फॉर्म होता है, डीसीटी, विच इज टर्न ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि क्या कहाँ पे ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, डीसीटी। द मेजर फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, जो इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और जो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब पता ही है ना आपको, जो कि ट्यूब के साथ साथ जो ब्लड कैपिलरीज चलती है ना, वो उसको क्या करती रहती है, उसमें से जो भी पार्टिकल जो होते हैं जो कि पीसीटी में छन के नहीं आए होते, जो कि 95% तो वहीं पे छन जाता है, तो उसको वो क्या करती रहती, जो पार्टिकल आगे बढ़ते रहते हैं वो उसको जो चाहिए वो रीअब्जॉर्ब करती रहती, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस जो वो किसके थ्रू करती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जो भी ये ऑब्जॉर्प्शन का काम होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ये जो भी आ रहा है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा ना, आगे को बढ़ रहा, तो उससे ये क्या करती है, रीअब्जॉर्ब। रीअब्जॉर्ब का मतलब दोबारा से ऑब्जर्व, क्योंकि पहला तो उसने वहीं कर लिया था, कहाँ पे, पीसीटी में। अब पीसीटी के बाद वो कहाँ करेगी, नीचे को जब पढ़ते जाएगा तो उसको रीअब्जॉर्ब करती रहेगी। ठीक है, इन एडिशन सिक्रीशन बाय द ट्यूब्यूल, जो अब देखो
इसके अलावा क्या होता है कि जो सिक्रीशन होता है, ट्यूब्यूल जो सिक्रीट करती है, उसके हेल्प क्या होती है, हेल्प इन द यूरिन फॉर्मेशन। तो वो किसके लिए, जो सिक्रीशन बाय ट्यूब्यूल, अब ट्यूब्यूल आगे को बढ़ाते जाता है, उसको सिक्रीट करते जाता है, तो उससे क्या बनेगा, लास्ट में यूरिन फॉर्मेशन बनेगा विदाउट अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ऑफ द बॉडी। बिना हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को डिस्टर्ब किए बिना ही यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। नहीं तो सारा का सारा ब्लड उसमें आ जाता है और सारे इलेक्ट्रोलाइट वेस्ट हो जाते, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां और डिहाइड्रेशन हो जाता। ठीक है, इसलिए वो उससे कोई भी उसमें इफेक्ट नहीं आता इलेक्ट्रोलाइट पे। देखिए पीसीटी क्या है, ये देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो ब्लड, द ब्लड ब्रॉड बाय रीनल आर्टरी। अब यहाँ देखिए जो ब्लड आ रहा है वो रीनल आर्टरी के थ्रू आया और इसमें क्या हुआ, फिल्टर बाय द ग्लोमुलस। अब वो कहाँ गया, एफरेन आर्टरी के थ्रू ग्लोमुलस में गया और वहाँ से वो फिल्टर होके कहाँ पास हो गया, पीसीटी में। ठीक है, अब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जैसे कि वहीं पे हो जाता है पीसीटी में। ठीक है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन पीसीटी, वहीं पे पीसीटी में ही उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है नेफ्रॉन के। और जो पीसीटी होती है वो क्या होता है, एक रीजन होता है, मतलब एक पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल का। ये जो रीनल ट्यूब्यूल है उसका एक हिस्सा जो सबसे पहला वाला पीसीटी होता है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल सब्सटेंस, वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब्सटेंस क्या हो जाते हैं वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स हो गए, मेजर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, और वाटर टेक प्लेस, वाटर भी वहाँ पे को क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, फिर से द सरफेस एरिया ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन इज फैसिलिटेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन देम। ठीक है, तो जो रीअब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जो ये सरफेस है वो ऐसे फैसिलिटेट होता है, यानी कि ऐसे बना होता है उसकी लाइनिंग, जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बनी होती है, जो कि क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, द प्रोसेस इज एक्टिव। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो जो प्रोसेस होता है उसको एक्टिव प्रोसेस के थ्रू वो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब डायरेक्टली वो कर रहा है, किसी का हेल्प लेके नहीं, डायरेक्ट वो रीअब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, पीसीटी सिलेक्टिवली सिक्रीशन आयन, सिक्रीट आयन, जो पीसीटी होती है वो फिर क्या करती है, सिलेक्टिवली सिक्रीट आयन, उनको सिक्रीट करती है, जो कि कुछ आयंस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम को वो क्या करती है, सिक्रीट करती है। ठीक है, पीसीटी इनटू द फिल्ट्रेट, यानी कि फिल्ट्रेट में वो सिक्रीट कर देती है। और रीअब्जॉर्ब किसको करती है, SCO3 को, वो फिर से दोबारा से पीसीटी में वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए जो पीसीटी होती है वो क्या करती है, मेंटेन करती है किसको, इलेक्ट्रोलाइट्स को और हमारे एसिड बेस बैलेंस को। इस तरीके से जब ये काम जो ये कर रही है सिक्रीशन का और रीअब्जॉर्प्शन का, उससे क्या होता है, ऑब्जॉर्व करने का, उससे क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड वगैरह, वो कैसे रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। और वो हमारे बॉडी में जो एसिड बेस होता है हमारे बॉडी के फ्लूइड का, उसको भी बना के संतुलन उसमें बना के रखती है। ठीक है, नहीं तो वो इम्बैलेंस हो जाता। फिर है लूप ऑफ हेनले, दूसरा होता है। तो जो ये लूप ऑफ हेनले होता है, हेनलेज लूप भी इसको बोल सकते हैं आप। ये जो होता है डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम, जैसे मैंने बताया, एक तो नीचे उतरता हुआ डिसेंडिंग और ऊपर चढ़ता हुआ असेंडिंग लिम इसमें होता है। ठीक है, बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेम लूप, हालांकि ये दोनों क्या होते हैं, सेम लूप के ही पार्ट होते हैं दोनों, बोथ। ठीक है, कौन, डिसेंडिंग और असेंडिंग, शो डिफरेंट परमिएबिलिटी, लेकिन दोनों की जो परमिएबिलिटी होती है, जो छानने की ताकत होती है, वो दोनों की कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, द डिसेंडिंग लिम, जो नीचे उतरता वाला, जैसे मैंने बताया, जो थोड़ा पतला होता है, वो उसमें क्या होता है, परमिएबल होता है वो वाटर के लिए। ठीक है, वाटर के लिए परमिएबल होता है, बट जो इम्परमिएबल टू एन इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो इम्परमिएबल होगा, इलेक्ट्रोलाइट वहाँ से नहीं निकलेंगे, सिर्फ वाटर ही वहाँ से निकलेगा। ठीक है, और वाइल द असेंडिंग लिंग, इसी के ऑपोजिट जो असेंडिंग, ऊपर को चढ़ते हुआ जो चौड़ा वाला है वो लिम, वो क्या होता है, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट का तो वो छानने का काम कर सकता है, लेकिन वो बट इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए वो इम्परमिएबल होगा। आया समझ में। तो उसके बाद है सिंस द इलेक्ट्रोलाइट गेट रीअब्जॉर्ब्ड, अब क्या होता है कि इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं एट द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, जो कि ऊपर को चढ़ता हुआ लिम्ब है वहाँ पे वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, दोबारा से उसके संग संग जो ब्लड कैपिलरी चलती है ना, वो उसको रीअब्जॉर्ब करती है, कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, द फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूट, तो ये जो फिल्ट्रेट होगा ये कैसा रहेगा, वहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रोलाइट तो वहाँ से ले लिया, तो अब वो फिर से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर ऊपर को चढ़ रहा है ना,
असेंडिंग लिम्ब के थ्रू, और वहाँ पे वो कम हो गए कौन, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एज इट मूव टुवर्ड द असेंडिंग लिम्ब। और इस तरीके से ये क्या होते हैं, असेंडिंग लिम्ब की ओर को मूव करते हैं, क्योंकि वो डाइल्यूट हो चुका है पूरा वहाँ पे मटेरियल। फिर क्या होगा, जो बट रीअब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड इन द सेगमेंट, और इस सेगमेंट में जो कि ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग वाला है, यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आ गया आपका डीसीटी जो कि लास्ट पार्ट होता है। तो ये डीसीटी क्या होता है, ये लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन होता है, और कनेक्ट एंड एम्प्टीज इज कंसिस्ट इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करता है, कलेक्ट करता है और एम्प्टी करता है। क्या करता है यहाँ से डीसीटी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या करेगा, वो रिसीव करेगा जो भी कलेक्शन आया है उसके पास। फिर वो क्या करता है, उसको वो जो कंटेंट होता है उसको क्या करेगा, वो कलेक्ट करने के बाद उसको कलेक्टिंग डक्ट में ही वो उसको एम्प्टी करेगा, यानी कि जो कलेक्टिंग डक्ट है ना उसमें उसको वो पास करेगा, ठीक है। दैट लाइन द मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है, जो कि क्या होती है, मेड्यूलरी लाइन की पिरामिड होती है, ठीक है। अब ये जो पिरामिड है ना, ये नीचे न्यूक्लिया पिरामिड है, ऊपर चौड़ा है। तो यहाँ पर ये कहाँ पहुँच गया, आप नीचे उसकी लाइनिंग में पहुँच गया, मेड्यूलरी पिरामिड की लाइनिंग। तो ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, सॉरी, द कलेक्टिंग डक्ट अमास कंटेन फ्रॉम द मल्टीपल नेफ्रॉन, ठीक है। जो ये कलेक्टिंग डक्ट होता है इसका मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या करता है, कलेक्ट करता है मल्टीपल नेफ्रॉन से कुछ जो भी मटेरियल होता है, जो कंटेंट होता है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। एंड फ्यूज टुगेदर एज दे एंटर टिप पेपिली ऑफ द रीनल मेड्यूला, ठीक है। फिर ये क्या करता है, यहाँ से लेके उसमें मिल जाता है, किसके साथ मिल जाता है, रीनल पेपली के साथ एंटर हो जाता है उसमें, ठीक है। रीनल मेड्यूला की जो उसमें जो पेपली होती है, पेपिला में ये जो होता है वो मिल जाता है रीनल पेपली। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आया था कि सब इसका जो है सीक्वेंस में लिखिए अरेंज करके ना, कि सबसे पहले यूरिन कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाता है, रीनल पेपिला में जाएगा, फिर माइनर कैलिस में, फिर मेजर कैलिस में, फिर यूरिटर में, उसके बाद कहाँ जाएगा, पहले उसके बाद ब्लडर में, ब्लडर के बाद यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस होता है जो कि कभी मल्टीपल क्वेश्चन में आता है, ठीक है, एमसीक्यूज में। तो ये आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद है सिमिलियर टू पीसीटी, यानी कि पीसीटी की तरह ही क्या होता है, डीसीटी ऑल्सो सिक्रेट आयन। तो डीसीटी भी क्या करता है, आयन को सिक्रेट्स करता है, जैसे कि सच एज हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड NH3 को ये क्या करता है, सिक्रीट करता है इनटू द फिल्ट्रेट में। ये जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, इसमें इसने इसको सिक्रीट कर दिया। और फिर क्या होगा, वायर रीअब्जॉर्प्शन द SCO3, ये इसको क्या करता है, रीअब्जॉर्ब दोबारा से ये इसको क्या करता है, SCO3 को ये फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। जो फिल्ट्रेट आगे को बढ़ रहा ना, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, तो ये क्या कर लेगा, वहाँ से जो ये आयंस वगैरह हैं इसको सिक्रीट करेगा फिल्ट्रेट में, और वहाँ से वो आगे को क्या करेगा, ये रीअब्जॉर्ब करेगा SCO3 को, ठीक है, ताकि उसको मेंटेनेंस बना रहे कि कौन सा मटेरियल बाहर निकलना है यूरिन के फॉर्म में, कौन सा मटेरियल नहीं निकलना है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक प्लेस इन डीसीटी। और जो डीसीटी होता है वहाँ पे जो उसके साथ जो ब्लड कैपिलरीज चल रही हैं वो क्या करती हैं, सोडियम आयंस और वाटर को क्या कर लेती हैं, रीअब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। इसको बोलते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि अगर सोडियम आयंस और वाटर जो होते हैं कम पहुंच रहे हैं डीसीटी में, तो वो उसको क्या नहीं करेगा, उसको वो सिक्रीट नहीं, आगे को नहीं बढ़ाएगा फिल्ट्रेट में, ठीक है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे वो कम पहुँच रहे हैं तो वो उसको क्या करेगा, नहीं तो उसको भी वो आगे को बढ़ा देगा फिल्ट्रेट में, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही उसकी कमी हो जाएगी बॉडी में, इसलिए वहाँ पे वो उसको नहीं भेजेगा। कंडीशनल का मतलब ये डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा पहुँचे हैं या वो कम पहुँचे हैं, ठीक है। ज़्यादा पहुँचे तो वो सिक्रीट करेगा, कम पहुँचे तो वो उसको नहीं करेगा, ठीक है, डीसीटी में ही रहेंगे और उसको वो आगे को रीअब्जॉर्प्शन का काम वहाँ पे होगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसलिए इट मेंटेन द पीएच, इसलिए ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये जो मेंटेन पीएच होता है उसको मेंटेन करते हैं, और सोडियम पोटेशियम का लेवल को भी ब्लड सेल में मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसको बनाए रखते हैं। अब है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, ये एक लंबी और स्ट्रेट लॉन्ग ट्यूब होती है जहाँ पे कि क्या होता है, H+ एंड K+ आयन क्या होते हैं, सिक्रीटेड होते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी। किसके लिए, ताकि जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रहे, उसको
उसको ये मेंटेन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट लंबी होती है और इसमें स्ट्रेट होती है, ऐसे मुड़ी उड़ी नहीं होती है, लंबी होती है और सीधी होती है, जहाँ पे कि H+ और K+ आयन का क्या होता है, सिक्रीट करती है, किसके लिए, मेंटेन करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होते हैं ब्लड में मेंटेन रहे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसका बैलेंस बना रहे ब्लड में। दिस इज ऑल्सो द रीजन वेयर द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस। तो ये एक ऐसा रीजन है जो इस तरीके का एक ही ऐसा पार्ट है, रीजन है, एरिया है, जहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेशन यूरिन, ताकि जो यूरिन है उसका कंसंट्रेशन बना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और अगर आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। गुड बाय, टेक केयर।